Hello everyone. Today we will start chapter 5 periodic classification of elements. Now, as you know, there are 114 elements known at present and it is very difficult to study the properties of all these elements separately. That's why the scientists started look for some pattern in their properties कि obviously अगर elements की कुछ properties हैं तो उनकी properties में कुछ ना कुछ pattern होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं या कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। तो उन्होंने क्या करा, उनको ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। देयरफॉर द एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड दिस इज़ कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। नाउ द अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बिल्कुल बिगनिंग में क्लासिफिकेशन करी गई सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट दे आर मेटल्स जो हार्ड थे, सोनरस थे, डक्टाइल थे, मेलिएबल थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे, उनको बोला गया मेटल्स। और जो सॉफ्ट या लिक्विड और गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उनको बोला गया नॉन मेटल्स। लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं, उनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारे एलिमेंट्स को हम सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद सबसे पहला अटेम्प्ट आया, दैट वाज गिवन बाय डोब्रीनर इन द ईयर 1817, अ जर्मन केमिस्ट, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट, जोहान वोल्फगैंग डोबर्नियर। उसने क्या करा, उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और उनको एक साथ रखा जा सकता है। तो उन्होंने क्या करा, तीन तीन ग्रुप्स का एलिमेंट्स बनाए, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, एंड दीज ग्रुप वर कॉल्ड एज ट्रायड्स। उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने क्या नाम दे दिया? ट्रायड। ट्रायड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोब्रीनर ने जो लॉ दिया, वो लॉ क्या कहता है, दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ट्रायड्स में हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाते हैं। तो जब 3 एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया, तो मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट and last element. The mass of middle element is equals to average of atomic mass of first and last element. डोब्रीनर ने जो 3 ट्रायड्स बनाए, उसमें पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फर्स्ट ट्रायड में 3 एलिमेंट्स थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। पहली बात उसने बोली कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों का मास सेम होगा। दूसरी बात, जैसे लिथियम का मास 6.9 ऑलमोस्ट 7 होता है, पोटेशियम का मास 39 होता है। तो अगर हम 7 + 39/2 करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 23। सिमिलरली जो उसका सेकंड ट्रायड था, दैट वाज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, एक तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, एक ही ट्रायड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो दैट मीन्स कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की प्रॉपर्टी सेम है। दूसरी बात, स्ट्रोंशियम का मास कैसे निकालेंगे हम? इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ 40 एंड 137। तो 40 + 137/2 करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 87.6। सिमिलरली द थर्ड ट्रायड इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की एक जो थर्ड ट्रायड है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। और दूसरी बात, Cl का मास 35.5, आयोडीन का मास 126.9। तो अगर हम 126.9 और 35.5 की एवरेज निकालेंगे, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 179.9। तो उसका मास ऑलमोस्ट एवरेज एटॉमिक मास 79.9 के इक्वल होगा। लेकिन डुब्रीनर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो फेल हो गया। क्यों? इट फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स। उसने सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रायड्स बनाए, जिसमें 9 एलिमेंट्स को ही सिर्फ उसने ग्रुप करा। बाकी सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? तो वो सारे जो उस टाइम तक भी नोन एलिमेंट्स थे, जितने एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे, उनको वो ट्रायड्स की फॉर्म में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अरेंज नहीं कर पाया।
ठीक है ना. एंड ही कुड क्लासीफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम. उस टाइम पर भी इतने सारे एलिमेंट्स थे, उनमें से सिर्फ 3 ट्रायड्स यानी कि ओनली 9 एलिमेंट्स को ही वो क्लासीफाई कर पाया. तो बाकियों को तो स्टडी करना ही पड़ेगा ना, इसलिए उसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इतना अच्छा नहीं था. द नेक्स्ट अटेम्प्ट वॉज बाय न्यूलैंड, जॉहन न्यूलैंड. जॉहन न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट था. उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया. जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट करते करते अप टू थोरियम उसने एलिमेंट्स को लगाया. और जब वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगा रहा था, तो उसने देखा कि हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है. जैसे म्यूज़िक में नोट्स होते हैं, ऑक्टेव्स होते हैं, इसीलिए उसके लॉ को नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. जैसे म्यूज़िक में सा रे गा मा पा धा नी, फिर दोबारा सा नी धा, उल्टा रिपीट होता है ना. तो उसी तरह से ही न्यूलैंड ने बोला कि हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती हैं अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाते हैं. एंड दिस वाज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of increasing atomic masses, the properties of every 8th element were similar to the property of the first element. जब हम elements को increasing order of atomic mass में लगाते हैं, तो हर first और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं, सिमिलर आती हैं. ऐसा न्यूलैंड ने कहा और उस बेसिस पर उसने अपना टेबल बनाया. जैसे देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th एलिमेंट हो गया फ्लोरीन, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी. ऐसी फ्लोरीन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट क्लोरीन की सेम थी. ऐसे सोडियम से स्टार्ट करेंगे तो 8th एलिमेंट पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम थी. इस तरह से वो अपने एलिमेंट्स को अरेंज करता गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. जैसे ये सा रे गा मा पा धा नी और फिर रिपीटिशन होता है, तो ऐसा ही कुछ रिपीटिशन उसको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में भी दिखाई दिया. लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी. इसकी लिमिटेशंस क्या थी, पहले तो उसने अरेंज तो थोरियम तक के एलिमेंट्स को कर दिया, बट इट वाज करेक्ट ओनली अप टू कैल्शियम. कैल्शियम तक तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आती थी. बोरॉन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से सिमिलर, कार्बन की सिलिकॉन से, बेरिलियम की मैग्नीशियम और कैल्शियम से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की. लेकिन आफ्टर कैल्शियम सब एलिमेंट्स जो अरेंज थे उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी. और उसने ऐसे 56 एलिमेंट्स को बनाकर अपना पीरियोडिक टेबल बना दिया, ये सोचकर कि जैसे इन फ्यूचर तो कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं, और अगर होगा तो उसको कहाँ पे प्लेस किया जाए. देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द न्यूलैंड साइड ऑन दैट. सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम. वो सिर्फ कैल्शियम तक करेक्ट था. कैल्शियम तक फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन आफ्टर कैल्शियम every 8th element did not possess the same properties of the first element. Now the Newland assumed that only 56 elements existed, but later other elements came to place and did not fit into his law. In order to fit elements into his table, he fit elements like, और ज़बरदस्ती एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उसने कोबाल्ट एंड निकल को सेम स्लॉट में फिट कर दिया, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है. और वो भी कहाँ पे रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, जिनकी प्रॉपर्टीज़ उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती. सिमिलरली आयरन, जो कि कोबाल्ट और निकल से मैच करता है, उसको काफ़ी दूर रख दिया, जबकि उसकी प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल जैसी हैं. तो मतलब आफ्टर कैल्शियम उसके पीरियोडिक टेबल में काफ़ी कुछ गड़बड़ें थी और प्रॉपर्टीज़ सही से अरेंज, एलिमेंट सही से अरेंज नहीं थे. सो द नेक्स्ट अटेम्प्ट वॉज बाय अ रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव. मेंडलीव ने उस टाइम पर जो 63 एलिमेंट्स नोन थे उनको सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अरेंज करा. उसका मेन क्राइटेरिया यही था कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है उनको ही सेम ग्रुप में प्लेस किया जाए, है ना. उसके लिए उसने एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स बनाते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्मूला को भी यूज़ करा.
सो ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द सिमिलैरिटीज इन देयर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। वो जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जैसे ग्रुप 1 के Li2O, Na2O है ना, ग्रुप 2 के MgO, CaO, तो उनके ऑक्साइड्स के और हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूला में जो सिमिलैरिटी थी, जैसे सिमिलर फॉर्मूला बना रहे हैं, जैसे ये देखो, ये मान लो A2O हम इसको कह दें, इसे हम BO कह दें, तो सिमिलर फॉर्मूला बनाने वाले एलिमेंट से उसको पता चला कि यस उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और उनको सेम ग्रुप में प्लेस करना चाहिए। ओके, सो हिज ऑब्जर्वेशंस वर most of the elements that got a place in his periodic table were arranged in the order of increasing atomic mass। उसने ज़बरदस्ती इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में नहीं लगाया, उसने फॉर्मूला के बेसिस पर जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता था उनको एक साथ रखता गया। और जब उसने ऑब्जर्व किया बाद में, तो उसने देखा कि ज़्यादातर एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही लगे हैं। एंड फिर उसको पता चला कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रीकर होती है, दोबारा अगेन सेम आ जाती है, मतलब रिपीट होती हैं। उसके बेसिस पर उसने अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसके, एटॉमिक मास के। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जब भी हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। उसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी सेम होगी, उसने बोला कि प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल क्या होंगी, रिपीट होंगी। मेंडलीव ने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर एक टेबल बनाया गया जिसको बोला पीरियोडिक टेबल। उसमें ऐसे ये ग्रुप्स होते हैं, जैसे मान लो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो ये एक जो वर्टिकल कॉलम है, दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप, दिस इज होल ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 4, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 1। ओके, एंड जो इस तरह से इसको अगर हम पढ़ेंगे, दिस हॉरिजॉन्टल रो, दिस इज कॉल्ड पीरियड, सपोज पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। तो जो भी हॉरिजॉन्टल रोज जब हम ऐसे पढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो ये एक ही पर्टिकुलर पीरियड है। जब हम टॉप टू बॉटम एक ही में पढ़ते हैं तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप। तो ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप and the horizontal rows are called periods। now इस तरह से मेंडलीव ने अपना कुछ पीरियोडिक टेबल सेटअप किया। ये ग्रुप 1 जिसमें देखो सबके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला R2O, ग्रुप 2 RO, फिर ग्रुप 3 में R2O3, ग्रुप 4 में RO4, ग्रुप 5 में भी R2O3 और R2O5, RO2, इस तरह से उसने, और हाइड्राइड्स का भी देखो RH4, RH5, RH3, इस तरह से इस तरह से उसने एलिमेंट्स को वो अरेंज करता गया, वेरियस एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया। कई बार एक एक ग्रुप में, जैसे 8 ग्रुप्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, उसके कुछ सब ग्रुप्स भी उसने बनाए। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की कुछ बहुत ही स्पेशल अचीवमेंट्स थी। वो अचीवमेंट्स क्या थी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पर element having slightly higher atomic mass were placed before the element having slightly lower atomic mass। उसने कुछ एलिमेंट्स को रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस किया, जैसे कोबाल्ट को उसने पहले प्लेस कर दिया देन निकल, जबकि कोबाल्ट का मास ज़्यादा है। उससे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तब उसको पता चला कि उनके जो मासेस कैलकुलेटेड थे वो गलत थे। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को करेक्ट करने में उसने हेल्प किया। सेकेंडली, मेंडलीव ने अपने टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए। सपोज वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, ए का मास था मान लेते हैं 7, बी का मास था मान लेते हैं 10, सी का मास था 12, उसके बाद डी का मास था से 15,
डी के बाद सीधा कोई एलिमेंट एफ आता है और एफ का मास है 19, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो अकॉर्डिंगली एफ यहाँ होना चाहिए। लेकिन एफ की प्रॉपर्टीज़ बी से मैच नहीं करती थी, तो उसने क्या करा, ये एक गैप छोड़ दिया और एफ को यहाँ पर प्लेस किया, क्योंकि एफ की प्रॉपर्टीज सी से मैच करती थी ना कि बी से। ये जो गैप छोड़ दिया गया, और जब उससे रीज़न पूछा गया कि उसने ये गैप क्यों छोड़ा है, तो ही सेड हो सकता है इन फ्यूचर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जो डी और जिसका मास 15 और 19 के बीच में लाए करें और जिसकी प्रॉपर्टीज़ बी से मैच करें। और सच में ऐसा हुआ। तो मतलब जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे उसके लिए उसने पहले से ही गैप्स छोड़ दिए। इनफैक्ट उसका नाम भी रख दिया, जैसे अगर इसका नाम बी है तो इसका नाम रख दिया उसने ए का बी, मतलब बी के बाद आने वाला एलिमेंट, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी, जो बी की प्रॉपर्टीज़ होंगी वही ए का बी की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स के बारे में उसने पहले से उनकी पोजीशन, उनका नेम और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी उसने पहले से ही बता दिया। जैसे यहाँ पर रख दिया उसने ए का बी कि कभी फ्यूचर में आएगा, और बी से मैच करती हैं तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो बी की प्रॉपर्टीज़ होंगी। बी के बाद आता है इसलिए उसका नाम रख दिया ए का बी। तो फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के बारे में उसने पहले से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी और उसका नाम ए का करके रख दिया। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, जिनके स्कैंडियम ए का बोरॉन, गैलियम ए का एल्यूमिनियम और जर्मेनियम ए का सिलिकॉन। ए का बोरॉन किसको कहा जाता है, स्कैंडियम को। ए का एल्यूमिनियम किसको कहा जाता है, गैलियम को। ए का सिलिकॉन किसको कहा जाता है, जर्मेनियम को। ये आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। जर्मेनियम किसको बोला उसने, ए का सिलिकॉन। गैलियम किसको बोला उसने, ए का एल्यूमिनियम, है ना। और ए का बोरॉन किसको बोला उसने, स्कैंडियम। स्कैंडियम जो अब स्कैंडियम है उसका नाम उसने रखा था ए का बोरॉन, जो अब गैलियम है उसका नाम उसने रखा था ए का एल्यूमिनियम, और जो अब जर्मेनियम है उसने उसका नाम रखा था ए का सिलिकॉन। नाउ नोबल गैसेस जिस टाइम पर मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन करी तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, और वो बहुत ही इनर्ट गैसेस होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जब नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन डिस्कवर हुई तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। एक सेपरेट ग्रुप एट द एंड, एक सेपरेट ग्रुप 0 ग्रुप करके अलग से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सारे नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया गया। तो बिना पहले के जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब करे बिना ही नोबल गैसेस को आराम से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्लेस करा जा सकता था। सो दैट वाज अगेन अ अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस भी थी। एक तो वो हाइड्रोजन की पोजीशन को असाइन नहीं कर पाया। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल से मैच करती हैं और कुछ हैलोजन से मैच करती हैं। तो लाइक एल्कली मेटल्स जैसे हाइड्रोजन है, हैलोजन्स ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंबाइन बना होता है, लेकिन हैलोजन्स की तरह वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस किया जाए, ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स के साथ या हैलोजन्स के साथ, दैट वाज अ प्रॉब्लम। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम जो मेंडलीव के सामने आई, दैट वाज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो अकॉर्डिंगली इनको सेम ग्रुप में लगाना चाहिए, लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग है। तो अब आइसोटोप्स को कहाँ पर, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाते हैं तो हमें उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में लगाना चाहिए, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम, अकॉर्डिंगली उन्हें सेम ग्रुप में लगाना चाहिए। तो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम मेंडलीव के सामने जो आई कि कैसे आइसोटोप्स को अरेंज किया जाए। अब जैसे हमने अचीवमेंट में पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स को उसने रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस करा गया और जब चेक किया गया तो पता लगा कि उनके एटॉमिक मासेस गलत थे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिसको उसने रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस किया था बट उनके जो एटॉमिक मासेस थे वो करेक्ट थे।
So Mendeleev arranged the elements in order of increasing atomic masses, but at a number of places in his table this order was not followed. For example, एल्यूमिनियम को उसने सिलिकॉन से पहले रखा जबकि एल्यूमिनियम का मास ज़्यादा. And in his periodic table atomic masses did not increase in a regular manner. जो atomic masses होते हैं कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते कि 2 का गैप होगा या 3 का गैप होगा, तो पता नहीं चलता कि मान लो 2 एलिमेंट्स के बीच में फ्यूचर में पता नहीं कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं. तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि इन फ्यूचर हो सकता है इनके बीच में भी कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो फिर उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, है ना. तो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल. ओके. फिर हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया. उसने फर्स्ट टाइम पूरा क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया. अब एटॉमिक मास की जगह फर्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर को चूज़ किया गया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर लगाने के लिए. तो अभी तक के जितने भी साइंटिस्ट थे वो मास नंबर के बेसिस पर लगाते थे, लेकिन देखो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं उसकी वैलेंसी पर कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा. वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, है ना. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर. तो अकॉर्डिंगली एटॉमिक नंबर इज़ द बेटर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड नॉट द एटॉमिक मास, है ना. तो फर्स्ट टाइम हेनरी मॉजले ने क्लासिफिकेशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया रादर देन एटॉमिक मास. So Mendeleev's periodic table was modified and atomic number was adopted as the basic of modern periodic table. Modern periodic table क्या कहता है? That properties of elements are periodic function of their atomic number. कि किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती हैं? एटॉमिक नंबर का. यानी if we arrange the elements in increasing order of atomic number, properties repeat after a regular interval. So if we arrange the elements in increasing order of atomic number, properties repeat after a regular interval. The prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. एलिमेंट्स जैसे मैंने अभी बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंसी पर डिपेंड करती हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पर. तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम ज़्यादा प्रिसाइजली स्टडी कर सकते हैं जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लगाते हैं. और ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस जो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में आई उसको ओवरकम भी किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं. एंड देयर अरेंजमेंट इज़ बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे ग्रुप 1 के फर्स्ट सारे एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 2 में 2 होंगे, इस तरह से. बट देयर इज़ एन इरेगुलरिटी व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल से मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैलोजन यानी ग्रुप 17 से मैच करती है. एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के ऊपर थोड़ा सा अलग से ऐसे हाइड्रोजन को प्लेस किया है. द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है जिसमें शेल्स सेम हैं, उनको एक ही पीरियड में प्लेस किया. जैसे फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों में एक ही शेल है इसलिए दोनों ही फर्स्ट पीरियड का पार्ट हैं. ऐसे ही सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स आते हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. सब में सेकेंड शेल फिल हो रही है. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, एक मिस हो गया आई थिंक बेरिलियम,
सॉरी लिथियम बेरिलियम बोरॉन, मैं वही कह रही हूँ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 3 एटॉमिक नंबर होता है, शेल्स 2 हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, इसमें भी 2 शेल्स हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। तो उनका कहने का मतलब है कि एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ शेल सेम होती हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं क्योंकि उसमें के शेल में 2 ही एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड शेल में 8 एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस तरह से थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उसमें थर्ड शेल फिल होगी सॉरी, फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनमें फोर्थ शेल फिल होगी। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, और पोजीशन से ही हमारे को बहुत कुछ उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पता चल जाता है। एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें उनका आप कह सकते हो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी सब कुछ क्या होती है, सेम। ये देखो, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन सबसे अलग से, फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 13th ग्रुप में बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। 14th ग्रुप में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। 15th में नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। 16th में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलूरियम पोलोनियम। 17th में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। 18th में हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन। इस तरह से एलिमेंट्स हैं। देखो, ये ग्रीन से जो मार्क करा हुआ वो हाइड्रोजन को, येलो से इनको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ये जो ब्लू वाले हैं ये सारे इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इन सब को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो है वो पुअर मेटल्स हैं पर पूरी अच्छे से नहीं। वाइट से ये सारे हमारे नोबल गैसेस हैं, एंड ये है हमारे अर्थ मेटल्स, जो रेयर अर्थ मेटल्स जो इन्वर्ट होते हैं। सॉरी, ये हमारे नोबल गैसेस हैं एंड ये हैं हमारे रेयर अर्थ मेटल्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। वैलेंसी मतलब कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन या शेयर करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। अब जब हम एक ही ग्रुप की बात करते हैं तो एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में सब एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ग्रुप में सब एलिमेंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 ग्रुप में 3 होंगे, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी, सेम। तो मतलब एक ही पीरियड में एक ही ग्रुप में, सिंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज सेम, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, इसलिए उनकी वैलेंसी क्या होगी, सेम। नाउ वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड। लेकिन जब हम एक पीरियड में जाते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पीरियड बनाकर दिखाया था, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो यहाँ पर था 2,1 2,2। तो क्या उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं, उनमें शेल सेम है बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं तो वैलेंसी भी क्या होएगी, चेंज। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4। देखो, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की 2, ग्रुप 13 की 3, 14 की 4, उसके बाद 15 की वापस 3, 16 की 2, 17 की 1 और 18 की 0। तो वापस फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज। अगर हम ग्रुप 1 की ही बात करते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम, ये कॉन्फ़िगरेशन 2,1, ये 2,8,1,
2 8 8 1, यानी इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल्स हैं, इसमें 4 शेल्स हैं, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे होता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप, हम एक ही ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मीन्स टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। 2 शेल्स, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अगर शेल्स बढ़ेंगी तो आप सोचो, न्यूक्लियस से लेकर अगर एक शेल यहाँ है, दूसरी शेल यहाँ, तीसरी शेल यहाँ, चौथी शेल यहाँ, तो साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो साइज़ इंक्रीज होगा। सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। बट जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, फिर से हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As you can clearly see कि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं बाय 1। प्रोटॉन्स ही हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सेकंड शेल में ही पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, शेल तो नहीं बढ़ रही। अब आप सोचो, मैग्नेट है और नीडल है, मैग्नेट नीडल को अट्रैक्ट करती है, आप मैग्नेट की पावर बढ़ा रहे हो जो कि अट्रैक्ट कर रही है, साथ साथ आप नंबर ऑफ़ नीडल्स भी बढ़ा रहे हो, तो क्या नंबर ऑफ़ नीडल्स जो अट्रैक्ट हो रही हैं उससे फ़र्क पड़ेगा? मैग्नेट ने जितनी फोर्स से एक नीडल को अट्रैक्ट करना है उतनी फोर्स से 4 नीडल्स को भी कर लेगी। तो देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, इसलिए साइज डिक्रीज होगा। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेज। नाउ अब हम बात करते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। सबसे पहले तो हम देखते हैं, एक ये जिगजैग लाइन होती है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो ये जिगजैग लाइन है, द बॉर्डर लाइन, जैसे कि जो इसमें आगे आपके आ गए बोरॉन, सिलिकन, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। इससे लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स हैं और इसके राइट हैंड साइड में क्या हैं, नॉन मेटल्स। तो दे आर मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड में जो हैं वो क्या हैं, मेटल्स। लेकिन अब देखो, मेटल्स का रिएक्टिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर किस बात पर डिपेंड करता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या होते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, विच ऑलवेज लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एंड डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान हो जाएगा। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज and therefore the metallic character increases। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बट जब हम लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि साइज़ क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज। आई होप इट इज़ क्लियर, साइज वाला क्लियर है। मेटल्स की टेंडेंसी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर,
जितना लार्ज एटम होगा, जो न्यूक्लियस है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन से दूर है, उसका निकलना क्या हो जाएगा, आसान, टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। लेकिन अगर स्मॉलर एटम है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, इसको लूज़ करना मुश्किल। तो स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, लेसर इज़ द मेटालिक कैरेक्टर, लार्जर द साइज ऑफ एटम, मोर इज़ द मेटालिक कैरेक्टर। अब आते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में होते हैं। एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी। अब देखो, जितना स्मॉल साइज होगा, जितना किसी एटम का साइज स्मॉल है, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, ज़्यादा इजीली गेन कर पाएगा। तो यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। नाउ ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। वाई इंक्रीजेज, क्योंकि साइज क्या होता है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या हो रहा है, आसान। इसीलिए मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज। साइज़ इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नाउ ऑक्साइड्स, देखो मेटल्स हमेशा कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इसीलिए बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, डिक्रीज। जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है, दिस शुड बी इंक्रीज। ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी इंक्रीज, माइंडेड। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं ना, तो अलॉन्ग द पीरियड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स तो क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। तो इसको ठीक कर लेना, इट इज़ इंक्रीज। नाउ लेकिन डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। सीधी सी बात है, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो दिस completes our chapter periodic classification of elements. I hope it is clear to you, and still if there is any doubt you can ask me.